हेलो दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों क्लास 7 का साइंस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और पहला चैप्टर दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो साइंस है उसका दूसरा चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे और प्राणियों में पोषण है इसका नाम और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में ये चैप्टर का जो नाम है प्राणियों में पोषण, उसमें हम लोग सीखेंगे प्राणी पोषण कैसे लेता है और उसका पाचन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने साइंस के लेवल को बेस्ट करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है विखंडन किसे कहते हैं। विखंडन, तो दोस्तों विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। ठीक है, विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो इस प्रक्रिया में कोई भी चीज क्या होता है? टूटता है। क्या होता है? टूटता है। तो देखिए विखंडन से मतलब हो गया जब हम लोग कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो जटिल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है हमारे शरीर में वो टूटता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। ठीक है, तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना या परिवर्तित होना, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विखंडन बोलेंगे। तो विखंडन एक जनरल प्रक्रिया हो गया जिसका मतलब होता है बड़ा चीज से छोटे चीज में टूटना। ठीक है, तो बड़ा चीज टूटकर छोटा बनेगा तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विखंडन बोलेंगे। क्लियर हुआ? अगला है दोस्तों पाचन किसे कहते हैं। पाचन, तो पाचन का मतलब क्या उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पाचन क्या होता है? पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं वो जटिल होता है और उसको क्या करता है अलग अलग, ठीक है, शरीर जो होता है अलग अलग उसमें भाग होता है जो उसको तोड़ते जाता है और छोटा छोटा भाग बना देता है। ठीक है, तो पाचन जो हो गया ऐसी प्रक्रिया हो गया जिसमें जटिल खाद्य पदार्थों का क्या होता है? सरल पदार्थों में विखंडन होता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? पाचन बोलेंगे। पाचन का मतलब आप जो भी खाए उसको तोड़ ताड़ के छोटे छोटे भाग में बना देना, फिर उसको बॉडी क्या करेगा? उसको अवशोषित करेगा, फिर उससे ऊर्जा निकलेगा और इस तरह हम लोग ऊर्जा से अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों स्टार फिश, जिसे हम लोग तारा मछली भी बोलते हैं, उसका आहार क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है स्टार फिश। इसका जो आकार होता है स्टार की तरह होता है, तारा की तरह होता है, इसलिए दोस्तों इसे हम लोग स्टार फिश भी बोलते हैं। तो दोस्तों यह क्या करता है? ऐसे मछलियों को या ऐसे जीव जंतुओं को यह खाता है जिसका जो ऊपर का जो कवच होता है वो किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और यह क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट को तो नहीं खा पाएगा लेकिन उसका जो मांस होता है उसको खा लेता है, बाकी चीज को छोड़ देता है। तो ऐसे जंतुओं को खाता है, ठीक है, जिसका कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगला है दोस्तों कौन सा ऐसा जीव है जो आहार लेने के लिए अपना आमाशय मुख से बाहर निकालती है, फिर आहार लेने के बाद आमाशय वापस शरीर में रख लेती है। दोस्तों स्टार फिश जो है, ठीक है, यह जो तारा मछली है बहुत ही स्पेशल होता है दोस्तों। यह मुख में लेके खाना को, ठीक है, नहीं लेता है। ये क्या करता है? जो इसका आमाशय होता है उसको बाहर कर देता है, फिर उस आमाशय में जो जीव होता है, जो जंतु होता है उसको रख लेता है, फिर उससे क्या करता है? पाचन क्रिया स्टार्ट कर देता है। तो यह बहुत ही यूनिक मछली होता है दोस्तों जो अपने आमाशय को बाहर कर सकता है, ठीक है, फिर उसको अंदर कर लेता है। जैसे ही खाना उसको मिलेगा फिर वो क्या करेगा? अंदर कर लेगा। तो दोस्तों जो खाना पचता है, वो खाना जो पचता है दोस्तों ध्यान रखेंगे आहार नाल में पचता है। ठीक है, तो आहार नाल जो होता है एक पाइप होता है जो मुख गुहा, ये जो मुंह होता है, मुंह यहाँ से स्टार्ट होता है और जहां से हम लोग का मल निकलता है, ठीक है, पोटी निकलता है, वहां तक के रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहार नाल। ठीक है, अब दोस्तों यह क्या होता है आपको बता दिए, इसको समझ लेते हैं। यह एक 8 से 10 मीटर लंबा होता है, सतत मांसपेशियां, ये पूरा मांस का ही बना होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। तो यह एक 8 से 10 मीटर लंबा सतत मांसपेशियों वाला नली होता है। एक पाइप होता है, कहीं पे चौड़ा होगा, कहीं पे क्या होगा? पतला होगा। और इसका लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर लंबा होगा। इसमें कोई हड्डी नहीं होता है, मतलब ये पूरा मांसपेशियों का बना होता है। और स्टार्ट कहाँ होगा दोस्तों? तो ये मुख गुहिका, मुख से लेकर ये स्टार्ट होगा और कहाँ अंत होगा? तो गुद्दा तक ये जाता है। तो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाता है। उस पाइप को, उस नली को हम लोग क्या बोलेंगे? आहार नाल बोलेंगे। इसका लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होता है और पूरा जो खाना होता है दोस्तों इसी में पचता है। ठीक है, तो पूरा पाचन तंत्र जो हो गया दोस्तों इसी से जुड़ा रहता है, इसी पाइप से जुड़ा रहता है और इसी में बहुत सारा रस निकलता है और पूरा पाचन बॉडी में पूरा जो खाना होता है उसका पूरा पाचन होता है। तो पाचन स्टार्ट कहाँ होता है? मुख से स्टार्ट होता है और उसका अंत जो होता है वो कहाँ पे होता है? गुद्दा में अंत होता है। मतलब गुद्दा के द्वारा जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो पचते नहीं है उसको क्या करता है? मल के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग एक एक करके सभी बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो आहार नाल समझ में आ गया। अब देखिए इसका लंबाई कितना? 8 से 10 मीटर। आप समझ सकते हैं 10 मीटर को अगर हम फीट में बदलेंगे तो लगभग ये 32 फीट के करीब जाएगा। अब देखो हम लोग का जो लंबाई होता है, कितना लंबाई होता है? 6 फीट मैक्सिमम, 6.5 7 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये कितना है? 32 फीट। तो इसका जो संरचना है देखिएगा कुछ ऐसे कुंडलित करके है, ऐसे क्वाइल टाइप का रहता है, ऐसे ऐसे पूरा घुमा हुआ रहेगा, तब जाके यहाँ से और यहाँ तक मापिएगा तब जाके ये 32 मीटर होता है, सॉरी 32 फीट होता है। बात समझे? मीटर में 8 से 10 मीटर हो जाएगा और फीट में 30 से 32 फीट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम लोग एक एक चीज को आगे समझते हैं। तो आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है बता दिए, ये मुख गुहिका से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यह कहाँ अंत होता है, गुदा तक अंत होता है, ठीक है। अगला है आहार नाल कितने भागों में बटे होते हैं। तो दोस्तों आहार नाल जो होता है 6 भागों में बटा होता है। एक होता है मुख गुहिका जहाँ हम लोग भोजन लेते हैं, और एक हो गया आपका भोजन जो अगला पाइप में जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रास नली। तो ये हो गया आपका मुख गुहिका हो गया, ठीक है, यहाँ खा रहे हैं। उसके बाद ये ग्रास नली हो गया। तीसरा हो गया आपका अमाशय, उसके बाद पेट में भोजन आता है। उसके बाद हो गया क्षुद्रांत, अमाशय के बाद क्षुद्रांत में आएगा जिसको छोटी आंत बोलते हैं। उसके बाद आएगा बड़ी आंत में भोजन, फिर उसके बाद मल में आएगा, ठीक है, गुदा में आएगा और जो मल द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों 6 जो हो गया शरीर का, ये 6 जो भाग हो गया वह इसमें हिस्सा लेता है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारा रस निकलता है, जैसे पित्ताशय से, यकृत से बहुत सारा एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो वो सब भी पाचन तंत्र का ही हिस्सा होता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए पाचन तंत्र में एक तो पूरा आहार नाल हो गया, आहार नाल और उससे जो जुड़ा ग्रंथि है जिससे बहुत सारा एंजाइम निकलता है, ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र दोस्तों जो भी भोजन हम ले रहे हैं उसको पचाने में एक तो आहार नाल एकदम अनिवार्य है, आहार नाल का, ठीक है। आहार नाल में जो भी अंग है अलग अलग उनका रोल रहेगा। उसके बाद इससे कुछ ग्रंथियां भी जुड़ी रहती हैं जिससे कुछ रस निकलता है, कुछ एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों को मिला के आहार नाल और उससे जो जुड़ी ग्रंथियां है दोनों को मिला दीजिएगा तो पाचन तंत्र हम उसको कहेंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों पाचन तंत्र में जो भी अंग भाग लेते हैं उन सारे का हम लोग स्पेशल काम को देखेंगे। तो दोस्तों पाचन जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मुख से, मतलब मुख गुहिका से। तो मुख में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, और मुख वाला जो भाग होता है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं मुख गुहिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख गुहिका, ठीक है। तो मुख गुहिका उसको बोलते हैं। अब देखिए ये वाला पूरा भाग जो हो गया मुख गुहिका हो गया, ठीक है। ये वाला भाग क्या हो गया, मुख गुहिका, जहाँ पे हम लोग भोजन को क्या कर रहे हैं, पीस रहे हैं। इसमें 3 चीज होता है, एक तो हो जाएगा जबान हो जाएगा, ठीक है, जीभ जिसको हम लोग बोलेंगे, एक दांत हो जाएगा और एक लार ग्रंथि होगा, ठीक है। तो मुख गुहिका में 3 चीज हो गया, एक तो आपका जीभ हो गया, दूसरा क्या हो गया, दांत हो गया, ठीक है, और तीसरा क्या होगा, लार ग्रंथि हो गया, ठीक है। ये तीनों मिलकर मुख गुहिका का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण क्या होता है, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सही नहीं लिख पाए, ऐसे होगा अंतर्ग्रहण, ठीक है, तो नहीं लिखा पाया टाइपिंग में, इसको ध्यान रखिएगा। तो अंतर्ग्रहण किसको बोलते हैं समझ में आ गया। तो आहार को जो शरीर के अंदर लेने की क्रिया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्ग्रहण बोलेंगे। अच्छा, अब जो भोजन हम लोग लेंगे, ठीक है, जो आहार हम लोग लेंगे वो कहाँ से लेंगे, मुख से लेंगे, मुंह से लेंगे। तो उसी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों, ये किसके द्वारा लिया जाता है, तो मुख के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। तो शरीर का कौन सा जो अंग है वो क्या करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा। तो भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो मुख के द्वारा होता है, ठीक है। अब दोस्तों मुख में बात करेंगे दांत का क्या होता है, ठीक है। तो मुख में दांत का काम क्या होता है, लार ग्रंथि का काम क्या होता है, और जबान का काम क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मुख में दांतों का काम क्या होता है, तो दांत का काम क्या होता है, भोजन को पीसना। मतलब जो पाचन का प्रक्रिया है दोस्तों वो मुख से ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये मत समझिएगा पेट में जाकर पाचन होता है, पाचन पेट में नहीं होता है, पाचन ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है और धीरे 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 अलग अलग अंगों में वो क्या होता है, पाचन होता है। किसी में कम पाचन होगा, किसी में अधिक होगा, लेकिन पाचन प्रक्रिया जो होता है दोस्तों मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये नहीं जो पेट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा तब जाके वो पाचन होगा, उसका पाचन प्रक्रिया होता है, एक लंबा प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो दांत का काम क्या है, तो दांत क्या करता है दोस्तों, ये भोजन को क्या करता है, चबाते हैं हम लोग दांत की मदद से, और भोजन को चबाने से क्या होता है, इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, पीसते हैं, ठीक है। और दांत जो होते हैं मसूड़ों के बीच में, ठीक है, जो गड्ढा होता है, जो गर्तिका होता है उसमें धंसा रहता है, और हमारे दांतों का जो संरचना होता है और उनका जो काम होता है अलग अलग होता है। जो 32 को दांत होता है, ठीक है, एक वयस्क मानव में, ठीक है, उसमें जो अलग अलग जो दांत है 32 में उन लोगों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहला है भोजन को काटने एवं दर्शन करने के लिए। भोजन को काटने के लिए कौन सा दांत का उपयोग हम लोग करते हैं, तो उस दांत को हम लोग बोलते हैं कृंतक दांत। क्या बोलते हैं, कृंतक। आगे वाला ये चारों जो दांत देख रहे हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर, ये दांत को हम लोग बोलते हैं कृंतक। इनका काम होता है काटना, काटने का काम आता है, किसी चीज को काटना है तो यही दांत का आप उपयोग करते हैं, और इससे हम लोग क्या बोलेंगे, कृंतक बोलेंगे। अगला है कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में काम आता है। तो इस दांत को देखिएगा तो ये शेर का जैसे दांत होता है उसी की तरह ये होता है, शेर का थोड़ा और लंबा होता है और नोकीला होता है, हम लोग का उतना बड़ा और उतना नोकीला नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये नोकीला होता है। तो ये जो 2 दांत देख रहे हैं इसका काम होता है चीरने में, फाड़ने में, ठीक है। तो किसी चीज को चीरना हो, फाड़ना हो, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रदनक दांत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कितना होता है, 4 होता है, 2 हो गया नीचे और 2 हो गया ऊपर, ठीक है। तो 4 इसका संख्या होता है। तो कृंतक दांत कितना हो गया, 8,
और रदनक दांत कितना हो गया, 2 नीचे और 2 ऊपर, कितना हो गया 2 प्लस 2 4। ठीक है, नीचे का अगर संख्या निकालना हो तो आधा कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे दांत होते हैं जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। तो जो दांत चबाने और पीसने का काम आएगा वो कैसा होगा, चपटा होगा, तभी तो उस पर पिसाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को पीसना हो तो उसके लिए जो सतह होना चाहिए कैसा होना चाहिए, रुखरापन वाला हल्का रहना चाहिए, उसके बाद प्लेन होना चाहिए, नोकीला नहीं होना चाहिए। नोकीला रहेगा, ठीक है, पतला रहेगा तो उस पर, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं पीसा पाएगा। तो ये जो दांत होता है ये वाला, ठीक है, जिसको हम लोग अग्र चर्वनक बोलते हैं, और उसके आगे वाला ये वाला जो दांत होता है पीछे वाला उसको हम लोग चर्वनक बोलते हैं। तो अग्र चर्वनक और चर्वनक पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ जो खाते हैं उसको क्या करते हैं, चबाते हैं और पीसते हैं। ठीक है, अग्र चर्वनक का संख्या कितना हो गया, 2 इधर और 2 इधर, 4 और 4 ऊपर हो गया 8। और जो चर्वनक होता है उसके बाद वाला जो होता है उसका संख्या कितना होता है, 3 इधर और 3 इधर, कितना हो गया 6 और ऊपर हो गया 6, कितना हो गया 12। तो इस तरह जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 20 4 24 और 8 32 दांत। ठीक है, 16 दांत नीचे और 16 दांत ऊपर होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, दांतों का जो प्रथम सेट जो आता है किस अवस्था में आता है, तो शिशु काल में आता है। ठीक है, और यह लगभग कितने सालों तक रहता है, तो 8 बरस तक रहता है। 8 बरस के बाद लगभग ये क्या होता है, टूट जाता है और फिर नया दांत आ जाता है। ठीक है, और जो बचपन वाला जो शिशु काल में दांत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूध का दांत। क्या बोलते हैं, दूध का दांत। अगला है, लाला ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में होती है। तो लाला ग्रंथि जो होता है दोस्तों वो हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो मुख में होता है, और यहीं से लाल ग्रंथि निकलता है। ठीक है, हमारे मुख में जो लाला ग्रंथि होती है वो क्या स्रावित करती है, तो लाला रस स्रावित करती है, जिससे हम लोग लार भी बोलते हैं। ठीक है, और इस ग्रंथि को हम लोग लाला ग्रंथि तो बोलते ही हैं, उसके अलावा इसको लार ग्रंथि भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या निकलता है, लार निकलता है। ठीक है, लाला भी ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में इसका नाम लाला भी दिया है। अगला है दोस्तों, हमारे मुख में लाला जो ग्रंथि है, ठीक है, लाल ग्रंथि से जो लाला रस स्रावित होती है उसका कार्य क्या होता है, तो लाला जो होता है दोस्तों, लाला जो रस होता है वो चावल के जो मंद होता है, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो स्टार्च होता है उसको क्या करता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, शर्करा में बदल देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्च का जो है, स्टार्च वो टूट रहा है, किसमें टूट रहा है, ग्लूकोज में। तो स्टार्च को ग्लूकोज में, ठीक है, स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है, कौन करता है, लाला रस, जिसको हम लोग बोलते हैं लाल। ठीक है, अगला है, हमारे मुख में जीभ का आकार कैसा होता है। तो देखिए, जो जीभ का आकार होता है दोस्तों, ये तो पहले ध्यान रखना ये पूरा मांस का बना होता है। किसका बना था, मांस का। उसके बाद ध्यान रखेंगे आगे की तरफ यह जो होता है कैसा होता है, आगे की तरफ क्या होता है, खुला होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। और पीछे जो होता है मुख गुहिका का जो उधल वाला तल होता है, ऊपर वाला जो तल होता है, उससे क्या होता है, जुड़ा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जबान जुड़ा रहता है। ठीक है, और आगे का हिस्सा क्या होता है, फ्री रहता है। ठीक है, आगे का फ्री हो गया, पीछे वो जुड़ा रहेगा। हमारे मुख में उपस्थित जीभ का कार्य क्या होता है, तो जीभ होता है उसका क्या क्या काम होता है। तो देखिए, पहला काम होता है जीभ जो होता है बोलने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बिना जबान का हम लोग नहीं बोल पाएंगे। जबान को क्या कर दिए, पकड़ लीजिए और बोलने की कोशिश कीजिए, आप नहीं बोल पाएगा। ठीक है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करता है। भोजन जो मिलाते हैं हम लोग, लार को लपेटते हैं, तो पूरा मिलाने का, जबान जितना नचाएगा उतना क्या होगा, भोजन में लार मिलेगा और जल्दी पचेगा। भोजन निगलने में भी यह सहायता करता है, बिना जबान का भोजन को नहीं निकल पाइएगा। उसके बाद दोस्तों, जीभ का एक और काम होता है, यह हमें स्वाद बताता है। क्या बताता है, स्वाद। कोई चीज़ खा रहे हैं तो मीठा है, तीता है, फीका है, नमकीन है, का है, कड़वा है, ये जो भी चीज़ है दोस्तों वो कौन बताएगा, जीभ बताएगा, जबान बताएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन हिस्सा पे क्या क्या आता है उसको समझ लीजिए। देखिए, जबान का 4 हिस्सा मान लीजिए। ठीक है, 5 हिस्सा इसे मान लीजिए, पांचों का काम अलग अलग होता है। देखिए, आगे वाला जो हिस्सा होता है वो मीठा होगा, मतलब जबान मीठा नहीं होगा। खाएंगे तो ये वाला हिस्सा पे अगर खाना पड़ेगा तो आपको कैसा प्रतीत होगा, मीठा। तो आगे वाला भाग जो होगा जबान का वो क्या बताएगा, जब जो खा रहे हैं आप खाद्य पदार्थ वो मीठा है कि नहीं है। उसके नीचे वाला जो भाग है, इस साइड में जो भाग आप देख रहे हैं, यह बताएगा नमकीन है कि नहीं। फिर उसके नीचे वाला जो भाग है दोस्तों वह बताएगा खट्टा है कि नहीं। ठीक है, और नीचे वाला जो भाग है वो बताएगा कड़वा। क्या बताएगा, कड़वा। कड़वा चीज खा रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। मीठा खाइएगा तो यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझे। और बीच वाला जो भाग है दोस्तों, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता, नो टेस्ट। तो जबान के आगे वाला भाग मीठा टेस्ट बताएगा, उससे नीचे नमकीन, उससे नीचे खट्टा, और उससे जो नीचे होगा सबसे पीछे जो होगा वो कड़वा टेस्ट को बताएगा। और बीच वाला जो भाग होगा उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। जीभ पर क्या उपस्थित होता है जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो जीभ पर दोस्तों क्या होता है, स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। अगला है, निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है। अब मुख में तो हम भोजन को रख लिए, फिर जबान के सहायता से, दांत के सहायता से उसको क्या किया, लपेटे, दांत उसको पीसा, फिर उस भोजन को निगलते हैं। तो निगलते हैं तो इसी ग्रास नली में आता है। ये जो पाइप आप देख रहे हैं, जो भोजन जा रहा है, इसी में कभी कभी अटक जाता है, तो पानी हम पीते हैं तब जाके नीचे गिरता है। तो ये जो ग्रास नली है इसी को गर्सिका भी बोलते हैं।
तो निगला हुआ जो भोजन आप यहाँ पे मुख में जो भोजन लिए वो इसी नली में आता है, ठीक है। तो निगला हुआ भोजन कहाँ जाता है, तो ग्रास नली में जाता है। तो मुख गोहिका के बाद जिसका नंबर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं, या इसी को हम लोग ग्रास नली भी बोलते हैं। ये एक पाइप होता है, इसमें का काम है बस भोजन को पहुंचाना, कहाँ पहुंचाना, अमाशय में। तो एक तरह का पाइप हो गया जिसके सहारे भोजन जो होता है दोस्तों वो अमाशय में, पेट में पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए ग्रसिका में भोजन को नीचे की ओर कौन ले जाता है, कैसे जाता है, तो देखिए जितना भी आपको आहार नाल बताया है, आहार नाल, जो पाइप हुआ था आहार नाल 8 से 10 मीटर, ये हमेशा क्या होता है, सिकुड़ते रहता है, फैलते रहता है, सिकुड़ते रहता है, फैलते रहता है, संकुचित होते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहेगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। इसके वजह से क्या होगा, भोजन को आगे जाने में आसानी होता है, ठीक है। तो संपूर्ण आहार नाल जो होता है संकुचित होती रहती है तथा यह गति, ठीक है, संकुचित होने से जो गति होता है, गति भोजन को नीचे की ओर धकेलने में क्या करता है, मदद करता है। अगर ये संकुचित नहीं होगा तो भोजन आगे नहीं जा पाएगा, उसको आगे जाने में दिक्कत होगा। तो भोजन को आगे जो पहुंचा रहा है वो कौन पहुंचा रहा है, ये लोग क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, ठीक है। और संकुचन के कारण जो आहार है वो आगे की तरफ जाता है। तो ग्रास नली का बस यही काम है, भोजन को मुख से कहां पहुंचा देना, अमाशय में पहुंचा देना, ठीक है। अगला है अमाशय का संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों अमाशय का संरचना, ये वाला जो अमाशय है उसका संरचना आप लोग देखिएगा तो कैसा होगा, यू आकृति का, यू टाइप का होता है, यू, ठीक है। और यह जो होता है दोस्तों सबसे फैला भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग, पूरे आहार नाल का सबसे यह चौड़ा भाग होता है। देखिए चौड़ा है, मोटा होता है, थोड़ा चौड़ा रहता है, ठीक है। और यह क्या करता है, एक और ये जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, ग्रास नली को, ठीक है। और दूसरा और ये जोड़ता है, किसको जोड़ता है, क्षुद्रांत को, ठीक है, क्षुद्रांत, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। तो एक तरफ ये जोड़ेगा किसको, ग्रास नली को, और एक तरफ जोड़ेगा, ये किसको जोड़ेगा, एक जोड़ेगा छोटा आंत को, ठीक है, जिसको हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं। तो यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर से ग्रास नली से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरे ओर यह क्षुद्रांत में खुलता है, ठीक है। अगला दोस्तों अमाशय का आंतरिक स्तर क्या प्रभावित करता है। तो देखिए अमाशय में दोस्तों 3 चीज निकलता है। एक होता है श्लेष्मल, जिसको इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो ACL होता है, और एक होता है पाचक रस, ठीक है। तो ये 3 चीज जो होता है दोस्तों, यह अमाशय जो होता है वो स्रावित करता है, निकालता है। श्लेष्मल जो होता है बहुत इंपोर्टेंट है, यह क्या करता है दोस्तों, ठीक है, जो म्यूकस होता है उसी को हम लोग श्लेष्मल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, देखिए बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। इसका काम होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो खतरनाक होता है, किसी चीज पर रखिएगा तो उसको क्या करेगा, डैमेज कर देगा, उसको खराब कर देगा, क्या समझ रहे हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अगर पेट में है तो पेट को भी तो खराब कर सकता है, पेट में जिस सतह पर रहेगा उसको खोखला कर सकता है, डैमेज कर सकता है। उस डैमेज को बचाता है यही श्लेष्मल। श्लेष्मल अगर यहाँ पे रख देंगे, बीच में ACL रख देंगे तो इसको ये प्रभावित नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो श्लेष्मल क्या करता है, पेट का जो, ठीक है, ऊपर का जो लेयर होता है, मतलब अमाशय का जो लेयर होता है ऊपर वाला, उसको वो खराब होने से, डैमेज होने से क्या करता है, बचाता है। किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं अमाशय में उपस्थित श्लेष्मल का क्या कार्य होता है। तो यह अमाशय के आंतरिक स्तर को क्या करता है, सुरक्षित रहता है, उसको खराब करने से, डैमेज होने से क्या करता है, बचाता है। अगला है दोस्तों अमाशय से स्रावित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका काम क्या होता है। देखिए अब पेट में जो ACL है बहुत इंपोर्टेंट है, पूरा खाना को पचाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। पहला काम क्या करेगा, ऊपर से जो मुख में जो खाना खाएं तो ऊपर तो कुछ कीटाणु जो है, लार ग्रंथि उसको तो मारा ही है, लेकिन कुछ कीटाणु अगर बच गया तो उसका खात्मा कर देगा कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें खाना जैसे आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, उसमें जो भी जीवाणु होगा उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा, मार देगा उसको। तो पहला काम ये कर दिया। दूसरा काम क्या करता है दोस्तों, भोजन को यह अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, अम्लीय, अम्लीय बना देगा, जिससे जो भोजन होगा वो जल्दी पचेगा, ठीक है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में क्या मिलेगा, सहायता मिलेगा। अब जो भी पाचक रस होगा उसको, ठीक है, उसका माध्यम मिल जाएगा और उसका काम आसान हो जाएगा। तो ये 2 काम कर रहा है, एक तो जीवाणु को नष्ट कर रहा है, दूसरा यह भोजन को क्या बना रहा है, अम्लीय बना रहा है, जिससे पाचक रसों का जो काम है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों, पहले भोजन मुख गोहिका में था, चबाए उबाए, उसके बाद ग्रास नली में गया, ग्रास नली के बाद किस में गया, अमाशय में। अमाशय के बाद दोस्तों जो भोजन आता है वो होता है क्षुद्रांत, जिसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत, ठीक है। अब दोस्तों छोटी आंत का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, 7.5 मीटर, देखिए सबसे लंबा होता है, ठीक है। लेकिन छोटी आंत क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका आकार जो होता है, चौड़ाई, ध्यान रखिएगा, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, चौड़ाई कम होता है, ठीक है।
तो क्षुद्रांत जो होता है दोस्तों, छोटी आती है, बहुत लंबा होता है, याद रखिएगा, नाम पे नहीं जाना है, बहुत लंबा होता है, लेकिन इसका चौड़ाई कम होता है। चौड़ाई कम होने की वजह से इसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। छोटी आंत का मतलब ये नहीं है लंबाई कम है, ठीक है। और बड़ी आंत में देखिए वो चौड़ा होगा, इसीलिए उसको बड़ी आंत बोलते हैं। तो बड़ी आंत और छोटी आंत में लंबाई किसका ज्यादा होता है? तो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत का ज्यादा होता है और बड़ी आंत का कम होता है। लेकिन चौड़ाई में किसका ज्यादा होता है? बड़ी आंत का ज्यादा होता है, छोटी आंत का कम होता है। इसीलिए बड़ी आंत का मतलब हो गया चौड़ा, छोटी आंत का मतलब हो गया, ठीक है, कम चौड़ा। तो क्षुद्रांत की छोटी आंत की लंबाई समझ गए 7.5 मीटर होता है और 8 से 10 मीटर आपको बताइए कि ग्रास नली का लंबाई होता है, ठीक है। ग्रास नली नहीं, आहार नली। तो आहार नली का आपको लंबाई बता दी 8 से 10 और उसमें 7.5 यही होता है, ठीक है। अगला है क्षुद्रांत का आकार कैसा होता है? तो ये कुंडली संरचना होता है, ऐसे ऐसे मुड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे। इस संरचना को क्या बोलेंगे? कुंडली, क्वाइल टाइप का रहता है। यकृत का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो यकृत जो होता है कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कलर लाल होगा और लाल में क्या होगा? भूरा होगा, लाल भूरे रंग का होता है। और यह जो ग्रंथि होता है दोस्तों, यह एक ग्रंथि होता है, ठीक है। और ग्रंथि से क्या होता है? बहुत सारा पाचक रस निकलता है और यह सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अगला है, इसके बाद यकृत का एक काम होगा। उसके बाद जो काम होता है वो होता है पीत रस का, ठीक है। ये सब किस में काम आएगा? सब काम आएगा छोटी आंत में। सब किसका हिस्सा हो गया? छोटी आंत का हिस्सा हो गया। छोटी आंत में जो भोजन है उस सब में अपना अपना योगदान देगा। कौन कौन? एक हो गया यकृत और दूसरा हो गया कौन? पित्ताशय, जो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पित्त रस का स्रावित कौन करता है? तो देखिए पित्त रस बनाता है यकृत। पित्त जो रस होता है कौन बनाता है? यकृत। तो पित्त रस जो है यकृत बनाएगा, लेकिन उसको जमा कहाँ होता है? उसको जमा कहाँ करेगा? पित्ताशय में, मतलब गॉल ब्लैडर में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? जो पित्त रस होता है वो बनता कहाँ पे? लीवर में, यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यकृत में, ठीक है, यकृत में क्या होगा? बनेगा पित्त रस बनेगा और जमा कहाँ पे होगा? पित्ताशय मतलब गोल ब्लैडर में जमा होगा। अगला है अग्नाशय। ये हो गया आपका अग्नाशय। ये सब जुड़ा होगा किससे? छोटी आंत से। अग्नाशय क्या होता है? तो यह हल्के पीले रंग का एक बड़ी ग्रंथि होती है। यह भी एक ग्रंथि होता है जो किस कलर का होता है? पीला रंग का होता है, जो अमाशय के नीचे, ठीक है, जो अमाशय के, ठीक है, ठीक नीचे स्थित होती है। यह अग्नाशिक, ठीक है, अग्नाशिक रस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। कौन? पैनक्रियाज, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को क्या करना? तोड़ना, विखंडित करना, ठीक है। तो अग्नाशय से जो रस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयिक रस बोलते हैं, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को क्या करना? तोड़ना। तो छोटी आंत से 3 चीज जुड़ा है। एक तो लीवर जुड़ा है, दूसरा गॉल ब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं, और तीसरा अग्नाशय जुड़ा है, ठीक है। अग्नाशय जो रस निकलता है उसको अग्नाशिक रस बोलेंगे, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। और लीवर क्या करेगा? लीवर जो रस निकालेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पित्त रस। और पित्त रस जमा कहां पर होगा? पित्ताशय में जमा होगा। अगला है क्षुद्रांत में आंशिक रूप से जो पचा भोजन होता है वो कहाँ जाता है? तो क्षुद्रांत के जो नीचे वाला भाग होता है उसमें जाके वो पहुंचता है और वहां पे पूरा पाचन होता है, ठीक है। तो जो छोटी आंत है उसके नीचे वाला भाग में जो अनपच भोजन है, अभी पूरा पचा नहीं है, वो जाके वहां पे क्या होता है? पहुंचता है। जैसे अब उसमें क्या होता है? पूरा पाचन होता है। अब कार्बोहाइड्रेट जो टूटा था अब नीचे आएगा। अब कार्बोहाइड्रेट टूट के बन जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद वसा जो है वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। फिर प्रोटीन जो है टूटकर अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। तो छोटी आंत जो होता है उसके नीचे वाला भाग में दोस्तों जो अनपच भोजन है वो पहुंचता है और उसका पूरा पाचन होता है, ठीक है। और उसमें कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा ग्लूकोज में, वसा टूट जाएगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन टूट जाएगा किस में? अमीनो अम्ल में, ठीक है। अब देखिए पूरा भोजन टूट गया छोटा छोटा पार्ट में। अब जो भोजन जो लास्ट वाला आ गया एकदम टूटा हुआ भोजन, उसका अवशोषण कहाँ होता है? ठीक है, उसी में होता है। तो अब जो भोजन टूटा हुआ हो गया, एकदम पतला भोजन आ गया, उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है, ठीक है। तो देखिए बचा हुआ जो भोजन हो गया अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भीति, क्षुद्रांत का जो लेयर होता है में स्थित रुधिर वाहिकाएं होती है उसमें वो चला जाता है, ठीक है। जो रुधिर वाहिकाएं हैं उसमें वो क्या होगा? अवशोषित हो गया, और यह ब्लड के रास्ते हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर जाके ऊर्जा प्रदान करता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? अवशोषण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? अवशोषण। तो खाना जो पच गया छोटी आंत में, फिर उसका क्या होता है? अवशोषण होता है, ठीक है। अवशोषण होता है, और अवशोषण के द्वारा क्या होता है? रुधिर अविकाओं में चला जाता है और वहां से पूरे हमारे शरीर में वो ऊर्जा के रूप में चला जाता है। अगला है दोस्तों दीर्घरोम। दीर्घरोम, और इसी को हम लोग रसांकुर भी बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए अब चीजों को अवशोषित करना है, तो चीजों को अधिक से अधिक अगर अवशोषित करना है
जो भी खाद्य पदार्थ जो टूट चुका है एकदम पतला पतला रूप में, छोटा छोटा रूप में, उसको अब अवशोषित करना है तो ज़्यादा एरिया चाहिए, तो ज़्यादा एरिया तो है नहीं, तो इस तरह का क्या होता है, छोटी आंत में इस तरह का, ठीक है, उंगली टाइप का संरचना निकला रहता है। अब यहाँ पे सब पे क्या होगा, खाद्य जो पदार्थ छोटा छोटा था सब यहाँ पे क्या होगा, अवशोषित होगा। इस तरह अधिक से अधिक भोजन अवशोषित हो जाता है। तो दीर्घरोम जो होता है दोस्तों, यह क्या होता है, यह क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होता है। तो क्षुद्रांत का जो आंतरिक भित्ति होता है, अंदर वाला जो लेयर होता है, उसके ऊपर उंगली जैसा ऐसे संरचना बना होता है, और इसी पे भोजन जो होता है क्या होता है, अवशोषित होता है। जो पच गया है भोजन, ठीक है, वो क्या होता है, अवशोषित होता है। और यहाँ से, ठीक है, रुधिर वाहिकाओं द्वारा क्या होता है, ब्लड के अंदर जाता है और ऊर्जा के रूप में हम उसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगला है आंत में दीर्घरोम की क्या भूमिका होती है। तो अभी आपको बता चुके हैं, प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। यहाँ पे क्या होगा, रुधिर वाहिकाओं का जाल पूरा बिछा रहता है, पतला पतला छोटा छोटा, और यहीं से अवशोषित होकर पूरा ऊर्जा हमारे शरीर में जाता है। जो पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तलछेद बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ा देगा, ताकि अधिक से अधिक भोजन अवशोषित हो। सीधा रहेगा तो कम अवशोषित होगा, लेकिन इसी को अगर ऐसे संरचना बना दे तो इस सब पे खाना क्या होगा, अवशोषित होगा, ठीक है, सब पे। तो इस तरह अवशोषण क्या होगा, बढ़ जाएगा। दीर्घरोम की सतह से बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है, क्योंकि वो रुधिर वाहिकाओं से क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। तो दीर्घरोम दोस्तों क्या करता है, दो काम करता है। एक, ये क्या करता है, जो अवशोषण का जो क्षेत्र है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। इसका संरचना कैसा होता है, उंगली के समान होता है। तीसरा, इससे क्या होता है, रुधिर वाहिकाएं जो है वो जुड़ी रहती हैं और वह चूस के उनको जो ऊर्जा है वो क्या करता है, दे देता है, ठीक है। अगला है स्वांगीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, अवशोषित पदार्थ का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, ठीक है। तो अवशोषित जो पदार्थ था वो आ गया किसके माध्यम से, जो उंगली समान जो आकार था, जिसको हम लोग बोले थे, क्या बोले थे, दीर्घरोम बोले थे, उसके सहारे वो क्या हुआ, रुधिर वाहिकाओं में चला गया। फिर उसके बाद क्या होगा, उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। फिर उससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है और ऊर्जा से अलग अलग चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। जैसे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, मिनरल बनाएंगे, ये सब सारा चीज़ का ग्लूकोज बनाएंगे, ये सब चीज़ बनता है। और इसी पराक्रम को हम लोग बोलेंगे स्वांगीकरण। क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण। तो स्वांगीकरण में क्या होता है, ठीक है, क्षुद्रांत में जो दीर्घरोम होते हैं उनके द्वारा, ठीक है, जो पचित भोजन होते हैं वो क्या होता है, अवशोषित होते हैं, और रुधिर वाहिकाओं द्वारा उनका क्या होता है, विभिन्न भागों तक शरीर के पहुंचते हैं। फिर जटिल पदार्थ को बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण। अब बारी आता है स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन जो है दोस्तों, मतलब छोटी आंत से भोजन अब चला जाता है बड़ी आंत में, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहदंत, ठीक है। ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका नाम लार्ज है, मतलब ये चौड़ा होता है, लंबा नहीं होता, चौड़ा होता है, ठीक है। तो बृहदांत की संरचना कैसी होती है, तो यह जो होता है क्षुद्रांत, मतलब छोटी आंत के अगर रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये चौड़ी होती है और छोटी होती है, ठीक है। ये हो गया आपका बड़ी आंत, ठीक है, चौड़ा होगा और छोटा होगा। बृहदांत का कार्य क्या होता है, तो बृहदांत जो होता है इसका कार्य होता है, दो काम होता है, एगो जल को और एगो लवण को क्या करना, अवशोषित करना। अब जो ऊर्जा लेना था वो तो ले लिया हम लोग, वो छोटी आंत में ही पूरा पाचन हो गया। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बड़ी आंत में जब वो खाना जाएगा, जो बच गया, जो पदार्थ बच गया वो जाएगा, अब उसमें तो जल होगा, कुछ लवण होगा, तो ये क्या करेगा, बृहदांत जो है, बड़ी आंत बोलेगा भाई तू काहे जाएगा, तुम भी क्या करो, यहीं पे रह जाओ। जल जो है उसको बोलेगा भाई तुमको हम अवशोषित कर लेते, लवण को अवशोषित कर लेते, काहे तुम लोग बर्बाद होगा। बाकी को क्या करेगा, ये जाने देगा, उसका कोई काम नहीं है। तो उसमें जो जल होगा, जो लवण होगा, वो तो काम का है, तो बॉडी उसको भी जाने नहीं देगा, बोलेगा रहो भाई तुम तो काम आ ही जाएगा, लवण जो है वो भी काम आ जाएगा। उसके बाद जो पदार्थ बच गया जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसको क्या करेगा, बृहदांत जो है उसको जाने देगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरा खाना का हुआ, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बड़ी आंत होता है, अलग अलग भाग होता है। बड़ी आंत में केवल क्या हो रहा है, जल और लवण का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। खाना पच चुका है, अब खाना का जो, ठीक है, जो पदार्थ जो बच गया था, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, उसमें से जल और लवण को निकाला जा रहा है, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो मलाशय में आ जाएगा। निष्कासन किसे कहते हैं, तो जो अपचित पदार्थ है, जो पचा नहीं है, जो वेस्ट है, ठीक है, वो मलाशय में चला जाता है, यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या होता है, यह सेमी सॉलिड के रूप में, अर्ध ठोस मल के रूप में मलाशय में रहता है। फिर जब अधिक हो जाएगा, यहाँ पे जमा होने लगेगा, तो ये गुद्दा द्वारा इसको हम लोग क्या करते हैं, पोटी के द्वारा, ठीक है, लेटरिन के द्वारा हम लोग इसको बाहर कर देते हैं, ठीक है।
तो अपचित पदार्थ जो होता है मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर यह गुद्दा द्वारा, ये जो गुद्दा है, ठीक है, गुद्दा द्वारा यह बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निष्कासन। निष्कासन मतलब निकाल देना, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे दस्त क्या होता है। तो देखिए कभी कभी पेट हमारा खराब हो जाता है और बार बार हम लोगों को पोटी लगता है, और पोटी जो होता है बहुत ही पतला पतला होता है, पानी की तरह होता है, उसी को बोलते हैं दस्त, ठीक है। तो दस्त एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें कोई इंसान जल रूपी, मतलब जल की तरह पतले मल को बार बार निष्कासन करता है, उसी स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, दस्त, ठीक है, जिसको हम लोग डायरिया भी बोलते हैं। अब शरीर में दस्त होने का कारण क्या है, तो कोई संक्रमण हो गया पेट में, खाद्य पदार्थ ऐसा खा लिए जो थोड़ा सा जहरीला था, फूड पॉइजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारा चीज एक बार खा लिए, बाहरी चीजों को खा लिए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, शरीर में दस्त होने का, ठीक है, चांस बढ़ जाता है। शरीर में दस्त हो जाने से किसकी कमी हो जाता है, तो शरीर में अगर दस्त होगा तो जो लवण है, पोटासियम है, सोडियम है, उसका क्या होता है, कमी हो जाता है, जल का कमी हो जाता है, क्योंकि ये सब क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। जीवन रक्षक घोल, तो दोस्तों अब दस्त हो जाता है तो उसका इलाज है जीवन रक्षक घोल, जिसको हम लोग शॉर्ट में ORS बोलते हैं, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। यह क्या करता है, इसको जैसे ही लीजिएगा तो इसके माध्यम से बॉडी में हमारा सोडियम और पोटासियम चला जाएगा, ठीक है, और सोडियम पोटासियम को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ये डायरेक्ट नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको चीनी के साथ एक घोल बना लेते हैं और उसको पीते हैं, तब ये सोडियम और पोटासियम हमारे बॉडी में रहता है, जो डिहाइड्रेशन के द्वारा निकलता है वो इसको मेंटेन रखता है, ठीक है। तो देखिए पहले के समय में देखिएगा क्या बनता था, जीवन रक्षक घोल बनता था, ORS, 100 ml पानी लिया जाता था, 6 चम्मच चीनी लिया जाता था और आधा चम्मच नमक लेके बना लिया जाता था ना। जमाना बदला, उसके बाद आ गया क्या, आ गया ORS आ गया, पैकेट वाला ना, और लोग का नखरा अलग अलग था, बच्चा अलग नखरा करता था, वो सादा वाला पीता नहीं था, तो सबके लिए क्या किया गया, ऑरेंज वाला निकाल दिया गया ना। फिर अगला जनरेशन आया, वो बोला ना वो वाला भी नहीं पियेंगे, पाउडर वाला नहीं चाहिए, ये सब पाउडर वाला था, हमको लिक्विड वाला दीजिए जो घोलने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट पी जाए। तो उसके लिए अब कंपनी बोला घबराए नहीं, बना देते हैं, फिर लिक्विड वाला आ गया। अब लिक्विड वाला मार्केट में खूब मिलता है और इसको आप पी सकते हैं, ठीक है। जो आपको फ्लेवर मन पड़े वो भी फ्लेवर, लेमन फ्लेवर में मिलता है, आप उसको ले सकते हैं, तो बहुत ही कारगर होता है। ऐसे भी बना सकते हैं हम, या इसमें दिक्कत है तो ये वाला ले लीजिए, इससे भी दिक्कत है, लिक्विड वाला चाहिए तो ये वाला ले लीजिए, जो मन कर ले लीजिए, लेकिन ठीक है इसका बचने का उपाय बहुत बेस्ट होता है, बहुत कारगर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एड आपका ये बहुत जरूरी होता है, मेंटेन रखिएगा, फिर आप जो भी दवा दारू होगा हॉस्पिटल में जाके कीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, मानव में तो हो गया, अब जानवरों में पाचन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जानवर में जो पाचन होता है उसमें हम लोग देखेंगे ऐसे जानवरों के बारे में जो घास खाते हैं, क्या खाते हैं, घास, ठीक है। तो देखिए रोमन एक शब्द है, रोमन, वो वाला रोमन नहीं, ठीक है, ये दूसरा रोमन है। रोमन क्या होता है, तो देखिए गाय घास को जल्दी जल्दी खा जाता है, जो भी जानवर को आप देखिएगा, ठीक है, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, खासतौर पे आप गाय को, भैंस को देखिएगा, जो घास खाता है वो जल्दी जल्दी खाएगा, और जल्दी जल्दी खाकर किसी तरह वो, ठीक है, जल्दी जल्दी खाकर वो क्या करता है, आमाशय के अंदर एक, ठीक है, भाग होता है जिसमें वो क्या करता है, जमा कर लेता है, जल्दी जल्दी खाया और उसको क्या किया, यहाँ पर एक थैली के समान संरचना होता है, उसमें जमा कर लेता है, उसी संरचना को बोलते हैं रूमेन, क्या बोलते हैं, रूमेन, ठीक है, ठीक है। तो रोमन और रूमेन दोनों सेम चीज़ है, एनसीईआरटी में रोमन भी लिखा है, रूमेन भी लिखा है। अब देखिए इसमें चला जाता है, इसमें जो अनपच भोजन पूरा पचा नहीं है, लेकिन जल्दबाजी में ही क्या करता है, जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए किसी तरह पीस पास के उसको इसमें रख लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या देखिएगा, जब ये पूरा खा लेगा दोस्तों तो खूब मुंह पगुड़ाता है, खूब मुंह पगुड़ाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं जुगाली करना। तो जुगाली क्यों करता है, फिर क्या करेगा, जब अस्थिर हो जाएगा पूरा घासुआ जितना भी था, ठीक है, जितना भी चारा था सब खा लिया, अब फिर इसको क्या करेगा, मुंह में वापस लाएगा और यहाँ पे खूब क्या करेगा, मुंह हिलाएगा, खूब मुंह चलाएगा, खूब मुंह चलाएगा, फेनून खूब निकालता है, इसी को बोलते हैं जुगाली करना। और ये जो भोजन हुआ गया है इसको बोलेंगे जुगाल, क्या बोलेंगे, जुगाल। तो जो भोजन अनपचा गया है, जल्दबाजी में खा लिया है, उसको क्या बोलेंगे, जुगाल, और हमेशा इसी तरह खाता है, इसका प्रकृति है रोमन। तो रोमन आमाशय का एक भाग हो गया जिसमें जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जल्दबाजी में भोजन को उसमें, ठीक है, रख लेते हैं, जो भोजन पचा हुआ नहीं रहता है, फिर उसको पचाना है तो वो तो पचेगा नहीं, फिर उसको मुंह में लाते हैं, और जो भोजन ये जो आप देख रहे हैं जो पचा हुआ नहीं है उसको क्या बोलेंगे, जुगाल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जुगाल। फिर उसको मुंह में लाएंगे और खूब चढ़ाएंगे, तो जुगाल को मुंह में लाकर खूब चबा रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे जुगाली, क्या बोलेंगे, जुगाली। तो जुगाल हो गया अनपच भोजन, और उसको जब हम फिर पीसेंगे, मुंह में रख के पीसेंगे, ठीक है, हम लोग नहीं, मतलब जानवर जब पीसेगा तो उसको क्या बोलेंगे, जुगाली। लोग बोलते हैं ना अरे बहुत जुगाली कर रहा है, मतलब खूब मुंह चला रहा है, तो खूब बकबक कर रहा है, तो बकबक करना जुगाली करना, ठीक है। तो ये खूब मुंह को चलाता है, ठीक है, मतलब ये जुगाली कर रहा है, उसको पीस रहा है, ठीक है।
तो जुगाल को कॉड भी बोला जाता है। किसे कहते हैं? तो रोमन में उपस्थित आंशिक रूप से जो पचा भोजन होता है, जो पूरा पचा नहीं होता है, उसे जुगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुगाल। और जुगाली करना क्या होता है? रोमन में उपस्थित जो अनपच भोजन है, जिसको हम लोग जुगाल बोल रहे हैं, उस जुगाल को फिर से मुख में लाकर चबाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जुगाली बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोम मंथन। रोम मंथन बोलिए तब, या जुगाली बोलिए तब। ठीक है। अगला है रूमिनेंट अथवा रोमन नथी किसे बोलते हैं? देखिए, रोमन नथी बोलते हैं ऐसे जानवर जो घास खाते हैं। ठीक है, ऐसे जानवर जो घास खाते हैं और जुगाली करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया गाय, हो गया भैंस, हो गया बकरी, हो गया, ये सब क्या करेगा? जुगाली करेगा। तो जो जानवर जुगाली करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रूमिनेंट। क्या बोलेंगे? रूमिनेंट, या उसी को हम लोग बोलते हैं रोमंथी। क्या बोलेंगे? रोमंथी। अगला है घास में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों, घास में सेलुलोज अधिक होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों सेलुलोज का पाचन के लिए जीवाणु का होना बहुत ही जरूरी है। इसको खास तरह का जीवाणु होता है जो सेलुलोज का पाचन करता है, और मानव में, ठीक है, और बहुत सारे जानवरों में ये चीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, और यह जीवाणु मनुष्य और बहुत से जंतु में उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण सेलुलोज का पाचन संभव नहीं है। अगला है आंध्र नाल किसे कहते हैं? तो रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत और बृहदांत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसको हम लोग अंधनाल बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्षुद्रांत, ठीक है, और ये हो गया आपका बृहदांत, बृहदांत और क्षुद्रांत, इसके बीच में ये जो संरचना देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलेंगे अंधनाल। तो अंधनाल हो गया। अब देखिए एक चीज और, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म प्रणाली होते हैं, ठीक है, जिसमें न तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र, मुंह भी नहीं होता है और पाचन तंत्र भी नहीं होता है। तो फिर ये पाचन कैसे होता है उसको समझिए। जैसे उसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा पानी में रहता है, ठीक है, और यह एक प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ। अमीबा जो होता है एक कोषीय होता है, इसका कोई संरचना नहीं होता है, निश्चित संरचना नहीं होता है, अपने अपने समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने संरचना में यह बदलाव लाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है? एक कोशिका झिल्ली होता है, एक केंद्रक होता है, और एक क्या होता है? एक इसमें, ठीक है, कोशिका द्रव में बुलबुले के समान धानिया होता है। क्या होता है? धानिया। ठीक है, तो तीन चीज हो गया। अमीबा में एक कोशिका झिल्ली, एक हो गया आपका केंद्रक, और एक हो गया आपका धानिया। अब देखिए, क्या अमीबा का आकार जो होता है स्थिर होता है? स्थिर तो होता ही नहीं है। नहीं, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति क्या होता है? बदलते रहता है। और ई क्या होता है? जब भोजन को देख लेगा, तो भोजन को देख लेगा, ठीक है, तो ये अपना जो होगा एक पाव टाइप का बना लेता है। अभी क्या करेगा? भोजन तक पहुंचने में मदद करता है। दूसरा क्या करता है? भोजन को पकड़ने में भी मदद करता है। इसी को बोलते हैं पदाप। पदाप हो गया अमीबा का पैर, याद रखिएगा, अमीबा का पैर। अब ये जो होता है ना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, कि हमेशा नहीं रहता है। देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे बना लेगा, ऐसे बना लेगा, जैसे भोजन को देखेगा ऐसे संरचना बना लेगा, और ऐसे संरचना बनाएगा दो तरफ से, इधर से और इधर से, ताकि भोजन को क्या करे? घेर सके। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन रहेगा तो ऐसी आकृति बना लेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पदाप बोलेंगे। पदाप। पदाप का मतलब होगा अमीबा का पैर, याद रखिएगा। तो ये पैर जो होता है फिक्स नहीं रहता है, भोजन को देखेगा पैर बना लेगा, चलने में भी मदद करेगा और भोजन को पकड़ने में भी मदद करेगा। ठीक है, तो नहीं, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान, ठीक है, संरचना बनाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदाप बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोल सकते हैं कृत्रिम पाव। ठीक है, कृत्रिम पाव। अगला है अमीबा में उपस्थित पदार्थ, जिसे कृत्रिम पाव बोलते हैं, जो बना रहा है, ठीक है, खाद्य पदार्थ को देख के बना रहा है, उसका काम क्या रहता है? तो उसका काम रहता है अमीबा में उपस्थित पदार्थ इन्हें गति देता है, चलने में मदद करेगा, और भोजन पकाने में, सॉरी भोजन पकाने नहीं, भोजन पकड़ने में क्या करेगा? मदद करेगा। अब हम लोग बात करेंगे अमीबा आहार कैसे लेता है। तो दोस्तों, अमीबा जो होता है सूक्ष्म जीव का आहार लेता है। कैसे लेता है? जब इसे भोजन का आभास होता है, मतलब भूख लगता है, तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ बना लेता है, जो कृत्रिम पाव होता है, विकसित कर लेता है। फिर उसको भोजन को क्या करता है? पकड़ लेता है। ठीक है, और फिर खाक जो धानिया होता है उसमें क्या करता है? उसे फंसा लेता है। तो खाक धानी में उसे फंसा लेगा। अब खाक धानी से एक रस निकलता है, पाचक रस, उसको पचाने में क्या करेगा? मदद करेगा। ठीक है, यह खाक पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थ में बदल देता है। अमीबा के किस भाग से पाचक रस निकलता है? तो याद रखिएगा, खाक धानी से पाचक रस निकलता है, यही उसके भोजन को पचाने का काम करता है। बिना पचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ अमीबा के किस द्वारा बाहर निकल जाता है? तो खाक धानी द्वारा निकल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।